आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। याहिया सिनवार की बढ़ सकती थी जान, गजा से जिंदा निकलने का मिला मौका तो कर दिया था इनकार। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। क्या इजरायली फौजियों का गजा में वापस जाने से इनकार? फैमिलीज बोली उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ की खुली वार्निंग, इजराइल की एक भी हिमाकत लेकर आएगी बड़ी तबाही। बेरूत पहुंचे जो बाइडेन के एनवॉय, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर को लेकर की मीटिंग। और गजा से लेकर लेबनान तक भारी तबाही। नॉर्थ गजा में अकेले इजराइल के हमलों से 17 दिन में गई 640 लोगों की जान। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि याहिया सिनवार के पास जिंदा गजा छोड़कर जाने का मौका था, लेकिन उन्होंने खुद इस मौके को ग्रैब करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गजा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संडे को अमेरिका, अरब और हमास के ऑफिशियल्स का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट छापी, जिसको दुनिया के बाकी अखबारात ने भी तवज्जो दी। जेरूसलम पोस्ट ने भी दी, अल मायादीन ने भी, दुनिया के और तमाम अखबारों ने दी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि याहिया सिनवार ने हमास की जगह मिस्र को गजा में सीज फायर समझौते पर बातचीत की इजाजत देने के बदले जिंदा रहने और गजा पट्टी को छोड़कर जिला वतन हो जाने की जो डील थी उसे नामंजूर कर दिया। बोले ना मिस्र बातचीत करेगा गजा की और ना मैं गजा छोड़ूंगा, सिनवार ने कहा। अरब निगोशिएटर्स ने कथित तौर पर याहिया सिनवार के सामने ये डील रखी थी। याहिया सिनवार ने इसे नामंजूर कर दिया, कबूल नहीं किया और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि जंग शुरू होने के बाद याहिया सिनवार ने कथित तौर पर अरब के जो निगोशिएटर्स थे, इजिप्ट के, कतर के, उनकी बेइज्जती भी की थी। उन्होंने एक पैगाम में अरब निगोशिएटर्स से यह कहा था कि मैं कैद में नहीं हूं, मैं फलस्तीनी जमीन पर हूं, आजाद हूं और अपना फलस्तीन मैं नहीं छोड़ूंगा, यहीं पैदा हुआ यहीं मर जाऊंगा। याहिया सिनवार ने कथित तौर पर गजा के बाहर हमास के ऑफिशियल्स को यह कहा था कि किसी भी डील में कमजोर मत पड़ना, चढ़कर डील करना। उन्हें लगता था कि गजा में हो रही मौतों की वजह से इजराइल पर प्रेशर बढ़ रहा है पूरी दुनिया का, और इस प्रेशर के मद्देनजर इजराइल दबाव में आकर डील कर लेगा, लेकिन ऐसा हो ना सका। हालांकि इस रिपोर्ट ने एक बार फिर यह बताया है कि याहिया सिनवार ने गजा के लिए अपनी जान जाने की भी परवाह नहीं की। आखिरी दम तक वो बिना झुके जंग लड़ते रहे और अपनी जान दे दी। इजरायली अखबार इस हिम्मत को सिनवार की गलती बता रहे हैं, लेकिन दुनिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को समझ रही है। अब बात अगली खबर की। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह खबर लिखी है। इसके मुताबिक इजरायली फौजी गजा में जारी जंग से दिमागी तौर पर इतना परेशान हो चुके हैं कि वो जंग लड़ने का ऑर्डर मानने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वापस गजा में नहीं जाएंगे। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने इजराइल की हामाकोम मैगजीन में 20 अक्टूबर को छपी एक रिपोर्ट के हवाले से जो लिखा है सुनिए उसे। गजा में नरसंहार करने के एक साल बाद बड़ी तादाद में इजरायली फौजी मनोवैज्ञानिक थकावट और मनोबल यानी साइकोलॉजिकल एग्जॉशन एंड डीमोरलाइजेशन का हवाला देते हुए गजा में वापस लौटने के ऑर्डर से इनकार कर रहे हैं। हामाकोम अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की एक मैगजीन है, कट्टर यहूदियों की। इसने कई फौजियों और उनकी फैमिलीज का, उनके माँ बाप का इंटरव्यू लिया, जिसमें खामोश तौर पर चल रही बगावत का पता चलता है। जब 30 नाहल ब्रिगेड के फौजियों की एक प्लाटून को गजा वापस जाने का हुक्म दिया गया तो महज 6 ने इस हुक्म को माना और बाकियों ने इनकार कर दिया गजा में वापस जाने से। प्लाटून के एक फौजी की माँ, जिनका नाम इनबल बताया गया इस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा कि मैं इसे इनकार और बगावत कहती हूँ। उन्हें उन्हीं इमारतों में लौटने को कहा जा रहा है जिन्हें उन्होंने खुद पहले ही जमींदोज कर दिया था। उन मलबों में जाने को कहा जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, इजराइल के बहुत से फौजी ज़हनी तौर पर बीमार हो चुके हैं, जिन्हें रातों में रोशनियां दिखाई देती हैं, जिन्हें दिन में सन्नाटे सुनाई देते हैं। जंग में सिर्फ घर नहीं टूटते, उन घरों को तोड़ने वाले भी टूट जाते हैं। अब बात ईरान की। ईरान की आर्मी के कमांडर इन चीफ ने वार्निंग दी है कि ज़ायनी हुकूमत की एक भी मिसकैलकुलेशन, एक भी हिमाकत ईरान की तरफ से विनाशकारी प्रतिक्रिया यानी कि डिवास्टेटिंग रिस्पॉन्स लेकर आएगी, तबाही होगी। और तबाही लाने का यह बयान अपने आप में बेहद बड़ा है, क्योंकि इसे देने वाला
ईरान की आर्मी का मुखिया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि ईरानी आर्मी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मुसावी ने साफ कर दिया है कि ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस किसी भी इजरायली गलती की हालत में ज़ायनी हुकूमत को करारा झटका देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक गेम चल रहा है कि तुम अगर हमला करोगे तो फिर तैयार रहो। हम तुम्हारे हमले के लिए तैयार नहीं हैं, हम उस हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस और चीन गजा और लेबनान में जारी इजरायली जुल्म को रोकने में अहम रोल निभा सकते हैं, ये कहना है ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन का। आज एक वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें वो खबर नवीसों से रूबरू थे। उसमें बात करते हुए स्पोक्स पर्सन फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ ईरान इस्माइल बाकाई, उन्होंने कहा कि पिछले 2 हफ्तों में ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने या फॉरेन मिनिस्टर ने कई रीजनल ममालिक की जो विजिट की है, अरब ममालिक बाकी, और उनमें सभी ने इजरायली हुकूमत के हाथों किए जा रहे जेनोसाइड के खतरों और नतीजों को लेकर फिक्र जाहिर की है, और गजा और लेबनान में जो हालत है उसको लेकर सभी फिक्रमंद भी हैं। लोगों के जेनोसाइड को रोकने के लिए सभी ममालिक को इजराइल पर प्रेशर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रूस और चीन इस सिलसिले में एक अहम रोल निभा सकते हैं। अब दोस्तों देखना यह होगा कि चीन और रूस ईरान की मांग पर क्या रुख दिखाते हैं। चीन को आप एक व्यापारी कह सकते हैं, वो अपना नफा नुकसान पहले देखता है। रूस चूंकि खुद यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, तो कितनी ताकत समेट कर इधर आ सकता है या प्रेशर डाल सकता है, पता नहीं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई एक और खबर है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के यही स्पोक्स पर्सन, इन्होंने आज एक वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान ने अपने परमाणु ऊर्जा स्थलों यानी कि एटॉमिक एनर्जी साइट्स पर हमले की इजरायली धमकियों के बारे में शिकायत करने के लिए यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग को खत लिखा है और कहा है कि देखिए, ये जो हमें धमकियां दे रहा है इजराइल कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा देगा या वहाँ से उनके सोर्सेस से धमकियां आ रही, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके ना तो रिजल्ट्स अच्छे होंगे और ना फिर उसका जो जवाब हम देंगे वो अच्छा होगा। लिहाजा आप इजराइल के नट बोल्ट ढिबरी जो भी सही करना हो वो करिए। अब कुछ खबरें लाइव अल जजीरा के हवाले से। खबर ये है कि इजराइल ने लेबनान पर बहुत बड़े हमले किए हैं, कल रात भी किए, आज भी किए। गजा में भी उसके हमले जारी हैं और हिजबुल्ला और हमास भी लगातार इजरायली इलाकों पर हमले कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इजराइल के पास अमेरिका का मटेरियल है, अमेरिका का गोला बारूद है, दुनिया के और ममालिक भी गोला बारूद दे रहे हैं और उसका खुद भी बनाए हुए बड़े हथियार हैं, तो वो ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं बनिस्बत इसके हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाकों और लेबनान की हिजबुल्ला की तरफ से इजरायली फ़ौज का मुकाबला जारी है। उनके रोज़ APCs और टैंक्स को उड़ाया जा रहा है। अल जजीरा की खबर बताती है कि गजा स्ट्रिप में आज हुए हमले में 33 लोग मारे गए हैं, इनमें से 18 नॉर्थ फ़लस्तीन के जबालिया रिफ्यूजी कैंप में मारे गए। और मेडिकल सोर्सेज ने फ़लस्तीन की गजा की अल जजीरा को ये बताया है कि पिछले 17 दिन से जो नॉर्दर्न गजा में इजरायली आर्मी का ऑपरेशन जारी है, ख़ासतौर से जबालिया कैंप में, उसमें अब तक 640 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ज़्यादातर आम लोग हैं, बाकी लड़ाके हैं हमास की, ये कहना है इजराइल का है, जबकि फ़लस्तीनी जो निज़ाम है वो ये कहता है कि ज़्यादातर या 100% आम लोग ही मारे गए हैं। खैर, सर बढ़ते हैं आगे। कुछ न्यूज़ नेटवर्क में जस्ट एक खबर अभी ब्रेक हुई है कि अल-कस्साम ब्रिगेड ने ये जानकारी दी है, उनके एक सीनियर सोर्स ने, कि आज एक होस्टेज की मौत हो गई, एक लेडी की, जो होस्टेज हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के कब्जे में गजा में है, इजरायली होस्टेज, उनमें से एक फीमेल होस्टेज की मौत हो गई है। ये खातून कौन थी अभी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उनकी मौत नॉर्दर्न गजा में हुई है, यानी कि नॉर्थ गजा में भी होस्टेजेस अल-कस्साम ब्रिगेड के अंडर हैं और नॉर्थ गजा पर इजराइल कहर बरपा रहा है। क्या इस मौत से इजराइल की हुकूमत पर और IDF पर कोई प्रेशर वहाँ की आवाम डाल पाएगी? क्या आपके हमलों में
نہ صرف پورا نارتھ تباہ ہو رہا ہے بلکہ ہوسٹیجز بھی مارے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ آج کی تصویریں ہیں جو لبنان کی ہیں۔ زبردست طریقے سے وہاں تباہی ہے۔ یہ کہیں بھی کوئی بھی منظر غزہ میں تباہی کے منظروں سے الگ نہیں ہے۔ صرف ہر طرف جلتی آگ، ٹوٹے گھر، زمیں دوز ہو چکی بلڈنگ، ملبہ اور سب کچھ بس یہی۔ 7 لبنانی مارے گئے ہیں۔ جس پرٹیکولر خبر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں باقی تو تعداد اور زیادہ ہے، اور یہ سب لوگ جو ہیں اسرائیل کی ایئر سٹرائک میں اپنی جان ان لوگوں نے گنوائی ہے۔ یہ میرونیا ٹاؤن ہے لبنان کا، جہاں پر آج اسرائیل نے زبردست ایئر سٹرائک کی ہے۔ حماس کے ایک سینئر آفیشل کا آج بیان آیا ہے، خالد مشال کا۔ خالد مشال وہی شخص ہیں جن کا نام حماس کے اگلے چیف کے طور پر، ممکنہ چیف کے طور پر آگے چل رہا ہے۔ خالد مشال نے کہا ہے کہ سنوار اسٹارم یعنی کہ یحییٰ سنوار نام کا طوفان اسرائیل کو تباہ کر دے گا۔ یحییٰ سنوار کی موت سے ہم کمزور نہیں ہوئے، مضبوط ہو گئے ہیں، اور یحییٰ سنوار نے جاتے جاتے دنیا کو جو طاقت دکھائی ہے فلسطینیوں کی، وہ یادگار بن گئی ہے۔ اسرائیل نے جو بھی کہا ان کے بارے میں کہ وہ ڈرپوک ہیں، بھاگ گئے ہیں، ٹنل میں چھپے ہوئے ہیں، سب جھوٹ ثابت ہوا۔ وہ زمین پر تھے، اوپر تھے، ملٹری جیکٹ پہنے تھے، ہتھیار ہاتھ میں تھا، مقابلہ آخری سانس تک کرتے رہے، اور ان کو دیکھ کر نہ جانے کتنے نوجوانوں میں اور کتنے حماس کے لڑاکوں میں ہمت بھر گئی ہے۔ میں نے کئی ایسے فوٹو دیکھے ہیں جو یحییٰ سنوار کی طرح اپنے آپ کو گھائل بنا کر وہ گیٹ اپ کر کے صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ان کی طرح آخری لمحوں میں گمچھا باندھے۔ کئی ان کے وہ اس دوران کے پچھلے جو حملے کے بعد ان کے گھر کے باہر وہ اپنے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے تن کے ویسے پوز دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے اس ویڈیو نے یحییٰ سنوار کو ان کے لیے بھی ہیرو بنا دیا جنہیں وہ اب تک ہیرو نہیں مانتے تھے۔ اسرائیل سے شاید یہاں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یو ایس کے انوائے جو بائیڈن کے دودھ پہنچے آج ہاسٹن جو ہیں، ایموس، آج لبنان کی دارالحکومت بیروت پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ 1701 جو یو این کا وہ معاملہ ہے لبنان، وہ انف نہیں ہے اسرائیل اور حزب اللہ کے بیچ جنگ رکوانے کے لیے، اس سے آگے بڑھ کر بات کرنی ہوگی۔ انہوں نے آج لبنان کے جو پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں نبی بیری، ان سے ملاقات کی اور بتایا کہ امریکہ کس طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے میں جنگ اور نہ پھیلے۔ اصل میں یہ آخری کوشش ہے جو بائیڈن حکومت کی۔ نومبر میں اگلے مہینے پریزیڈنٹ کے چناؤ ہیں، امریکہ میں الیکشن ہے۔ اگر اب جنگ بڑی ہو گئی تو موجودہ حکومت جو امریکہ کی ہے اس کے لیے مشکل ہوگی، ڈیموکریٹس کے لیے بہت مشکل ہوگی، ریپبلکن امیدوار ٹرمپ کے لیے راہ آسان ہو سکتی ہے۔ ایموس ہاسٹن نے یہی کہا ہے کہ ابھی بہت سی باتیں کرنی ہے۔ وی آر ورکنگ ود دا گورنمنٹ آف لیبنان، دا اسٹیٹ آف لیبنان as well as the government of Israel to get a formula that brings an end to this conflict once and for all۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ کانفلکٹ ختم کرنے کے لیے ہم لیبنان سے، حزب اللہ سے انڈائریکٹلی اور اسرائیل کی حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں تاکہ جلدی کوئی اس پر فارمولا نکل سکے۔ حزب اللہ لگاتار حملے کر رہا ہے، یہ بتایا گیا ہے المائدین کے ہیڈ لائن میں، اور یہ بتایا ہے کہ جہاں پر اسرائیلی ٹروپس کی گیدرنگ تھی، اسرائیلی فوجیوں کا جماوڑا تھا اور جو سیٹلمنٹس تھے ان پر زبردست طریقے سے راکٹ داغے ہیں۔ ایک پوری سیریز کم سے کم انہوں نے جو ہے 15-12 حملوں کی دی ہے، جسے پڑھ پانا ابھی مشکل ہے۔ اور فی الحال ایک خبر میں نے آپ کو ابھی پچھلے ایپیسوڈ میں دکھائی، اسے جا کر دیکھیے گا کہ اسرائیل کے اندر ایران نے ہی اپنا ایک موساد ٹائپ کا شروع کر دیا ہے۔ 7 اسرائیلی یہودی پکڑے گئے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ ایران کے لیے وہاں جاسوسی کر رہے تھے، اور جو ایران نے حملہ کیا سٹیک، اور جو ابھی حزب اللہ کے حملے میں 4 فوجی مارے گئے، اس کا بھی انپوٹس انہوں نے مہیا کرایا تھا، اور یہ سب کچھ پیسے کے لیے ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ سب سے پہلے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میری خبریں کہیں اور لوگوں سے بعد میں مل رہی تو بھی بتائیے گا۔ کچھ خبریں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ انہیں بعد میں بھی دینا پڑتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے لیٹسٹ شو کو لانے کی کہ تازہ اپڈیٹس آپ کو دے سکوں۔ بہت بہت شکریہ، بتاتے رہیے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔